हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो? बढ़िया सर। मुझे सुने हैं आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो। सर मेरी तबीयत खराब सी इसलिए थोड़ा नेटवर्क गुड इवनिंग इशू भी चिराग। था। अच्छा, नेटवर्क कैसे हो? कैसा चल रहा जैसे यहाँ सुने हैं? पे बहुत ज्यादा रेन हो आपका रही है। प्रिपरेशन कैसा चल रहा सुने हैं? सर अच्छी चल रही है। कैसी चल रही है? चलो सही है। अनमोल नहीं है अभी? तो आज ग्रेविटेशन का ना कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेजर पोर्शन तो हमने कर लिया था ग्रेविटेशन का, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अनमोल आ जाएगा अपना टाइम से, ओके। तो देखो, केपलर्स लॉ पढ़े हो आप लोग? केपलर्स लॉ पढ़े हो कोई? यस सर पढ़े हैं। पढ़ा है, ओके। तो केपलर्स का तीन लॉ है, देखो। पहला लॉ तो है कि जो सभी प्लैनेट जो होते हैं ना, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, अराउंड द सन, विच सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। यानी आपने इलिप्स पढ़ा होगा, तो इलिप्स में दो फोकस और वो इस तरह का शेप होता है। तो इसने बोला कि जो सभी प्लैनेट जो होते हैं, प्लैनेट ये वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। ये जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है, एलिप्टिकल पाथ में, ठीक है। और जो सन होता है वो सन एक फोकाई का काम करता है। दो फोकस होते हैं इलिप्स के, एक ये, ठीक है। तो सन जो होता है वो एक फोकस पे होता है, ठीक है। तो केपलर का फर्स्ट लॉ यही है कि किस ऑर्बिट में प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, और सन जो है वो वन ऑफ द फोकाई, ठीक है, एक फोकस पे जो सन सिचुएटेड है, ठीक है। दूसरा लॉ की अगर बात करें तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन, जैसे कि मान लो कि ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, है ना? क्या ये इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, ये मान लो सन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अपना प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, ये प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है। तो ये मान लो कि यहाँ पे ये रेडियस वेक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू एनी प्लैनेट विथ इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी कि मान लो किसी टाइम इंटरवल में पार्टिकल प्लैनेट यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, मान लो कि ये इस टाइम पे ये डेल्टा की टाइम लिया यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। मान लो ये ए से बी पे आने पे डेल्टा टाइम की लिया, और सेम टाइम में मान लो यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। हम्म, मान लो सेम टाइम में सी से डी पे आया, ठीक है। टाइम जो है वो सेम है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ, प्लैनेट को यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है।
तो और ये भी सेम टाइम है डेल्टा की। मान लो हमने एक इंटरवल फिक्स कर दिया कि मान लो किसी टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक आया, फिर सेम टाइम इंटरवल में यहाँ से यहाँ आया। तो टाइम इंटरवल अगर सेम होगा ना, टाइम इंटरवल अगर सेम होगा तो एरिया स्वेप करेगा। यानी कि जब ये यहाँ से यहाँ आया तो ये इतना एरिया स्वेप किया, ठीक है, रेडियस वेक्टर इसका। और जब यहाँ से यहाँ आया तो ये इतना एरिया स्वेप किया। तो अगर हम इस एरिया को A1 बोल दे और इस एरिया को A2 बोल दे, ठीक है, और ये डेल्टा T1, ये डेल्टा T2, ठीक है। तो अगर डेल्टा T1, अगर टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल अगर सेम है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर सेम है, ठीक है, तो क्या होगा कि एरिया जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे। यानी A1 इज इक्वल टू A2, ठीक है। यानी इक्वल टाइम इंटरवल में जो है वो इक्वल एरिया स्वेप करेगा, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो इक्वल एरिया वो स्वेप करेगा, ठीक है। यहीं से एक रिलेशन और आती है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, ठीक है, कि अगर पार्टिकल मान लो बॉडी इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, और इलेप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, तो ठीक है, ये सन हो गया, ठीक है। तो मान लो कि पार्टिकल पहले यहाँ पे है, तो यहाँ पे पोजीशन रख करिए और ये इसका वेलोसिटी, ठीक है। जो भी प्लैनेट है उसका मास m ले लेते हैं और ये अपना सन है, ठीक है। ये प्लैनेट प्लैनेट का मास m और ये सन। तो यहाँ से आता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्व एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mv/r के इक्वल होता है। तो पहले अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो जो mv/r होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो mv/r जो है वो कांस्टेंट होगा, यानी m1v1, सॉरी मास तो चेंज नहीं होगा, ठीक है, mv1r1, ठीक है, mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2, ठीक है। तो अगर मान लो पहले तुमने यहाँ से ऑब्जर्व किया, मान लो एक केस यहाँ का ले लेते हैं, ठीक है, कि पहले हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस r1 था और वेलोसिटी यहाँ का v1, ठीक है। तो दूसरा हमने यहाँ पे केस ऑब्जर्व किया, यहाँ पे वेलोसिटी v2। तो यहाँ से देखोगे तो v1 r1 का जो प्रोडक्ट है वो सेम होगा, ठीक है, v2 r2, ठीक है। v1 r1 का जो प्रोडक्ट है सेम होगा। तो अगर रेडियस ज्यादा होगा, मान लो क्यों, अगर रेडियस जहाँ पे ज्यादा होगा यानी सन से जहाँ का डिस्टेंस ज्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। जैसे कि अगर हम बात करें इस, ऐसा केस ले ले, ठीक है, ऐसा अगर केस ले ले, ठीक है, यहाँ पे सन है, तो एक हम यहाँ पे पार्टिकल, एक बार हम यहाँ पे ले लेते हैं ये r1 वेक्टर और यहाँ पे v1, ठीक है, ये r2 वेक्टर और यहाँ पे v2। तो हमने देखा कि r1 बड़ा है, ठीक है, इस केस में r1 बड़ा है, तो m1 v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2 होता है, ठीक है। तो जहाँ का वेलोसिटी हमसे, यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि एम वी आर बराबर कांस्टेंट, अगर मास सेम है तो v जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r, जहाँ का r ज्यादा होगा, ठीक है, वहाँ का वेलोसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे अगर जब पार्टिकल ए पे है, जब पार्टिकल बी पे है, ठीक है, तो ए पे, ए पे जो है वो रेडियस ज्यादा है, ठीक है, ए पे जो सन से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि v r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, r ज्यादा हुआ तो v कम होगी, r बढ़ेगा तो, ठीक है, r अगर बढ़ेगा तो v घटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और फिर यहाँ पे देखे बी पे, तो बी पे क्या है, बी पे ये है कि वेलोसिटी कम है, ठीक है, सॉरी, रेडियस कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एट बी, ठीक है, एट बी रेडियस डिक्रीज, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज, ठीक है, एट ए, ठीक है, ए पे क्या है, रेडियस ज्यादा है, ठीक है, तो वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है। तो एक फिक्स वेलोसिटी नहीं होती है प्लैनेट का, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक जो एज्यूम किया है, ठीक है, हमने अभी तक एज्यूम किया, हमने सर्कुलर मोशन ही लेकर चला था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो पार्टिकल का मोशन जो होता है ऑर्बिटल, वो होते हैं इलिप्टिकल मोशन, ठीक है। और इलिप्टिकल मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, सॉरी स्पीड की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, स्पीड वेरी करती है डिस्टेंस। जैसे सन से ज्यादा दूर हो जाएगा तो स्पीड कम हो जाएगी, सन के पास आ जाएगा तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस, अगर मान लें कि यहाँ पे
जब यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ से देखो यहाँ पे पहुंचा तो डिस्टेंस कम हो गई, तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे है तो डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, हाँ जी, यस सर। यस सर। क्लियर है। तो ये, और एरिया का हमने देखा कि एरिया जो है इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है ना। इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है। टाइम इंटरवल अगर सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एरिया जो है, जो टाइम है, ठीक है, टाइम स्वेप करने का वो टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया का है। कि मान लो कि यहाँ से यहाँ पे ए से बी पे गया, तो ए से बी पे जब गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं फोकस ले लेता हूँ। ठीक है, तो ए बी यहाँ पे ले ले, तो जब ए से बी पे गया, ठीक है, तो ए पे से बी पे गया तो ये इतना एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, और जब मान लो कि फिर बी से सी पे आया, ठीक है, सॉरी बी से नहीं, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, सी से डी पे आया। ठीक है, तो देखोगे कि सी से डी पर आया तो ये इतना एरिया स्वेप्ट किया। ठीक है, सी से जब डी पे आया तो एरिया जो स्वेप्ट किया ये हो गया। ठीक है, तो ये, ठीक है, और जब ए से बी पे गया तो ये, तो अगर मान लो कि ये एरिया अगर इसको हम ए ले ले और इसको 2a ले ले, ठीक है, तो देखो एरिया इसका डबल है। ठीक है, ये एरिया है 2 टाइम्स, ये एरिया है 1 टाइम्स, मतलब ए है तो ये 2a है। तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे जो टाइम है वो डबल लेगा, जो कि यहाँ से यहाँ आने में लिया होगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो टाइम वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो एरिया जितना ज्यादा होगा तो टाइम उतना से ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर हम बोल सकते हैं कि टाइम ए से बी, ठीक है, इज 2 टाइम्स ऑफ टाइम सी से डी। ठीक है, सी से डी, तो ए से बी पे जितना टाइम लेगा उस, ठीक है, वो कितना लेगा, वो डबल लेगा सी से डी पे। क्यों? क्योंकि एरिया एरिया कवर ए से बी, ठीक है, वो है 2 टाइम्स ऑफ एरिया कवर सी से डी, तो इसीलिए टाइम ए से बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टाइम सी से डी। तो इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आपसे एरिया से पूछ सकता है। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, क्लियर है सभी को? थम्स अप कर दो। तो यही केपलर का दूसरा लॉ था। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। ठीक है, जो एम बी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, एल इक्वल टू एम बी आर होता है, एंगुलर मोमेंटम एम बी आर। ठीक है, तो एम बी आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू। तो फिर हमने यहाँ से देखा कि स्पीड जो है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस कहाँ से मेजर करना है? तो हमेशा यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे सन होगा या जो फोकाई होगा, ठीक है, वहां से मेजर करना है। तो ठीक है, जहाँ अगर यहाँ से डिस्टेंस ज्यादा होगी तो वेलोसिटी वहाँ पे कम होगी, यहाँ से डिस्टेंस कम होगी तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब कितना प्रोपोर्शनलिटी भी आप देख सकते हो। ठीक है, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर रेडियस डबल होगी तो वहाँ पे स्पीड जो है हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अगर रेडियस डिस्टेंस डबल होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यस सर। हो गया सभी का? चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। मेन, सॉरी, एक और लॉ है, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ तो हमने कर लिया था कि टाइम पीरियड जो होता है टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए क्यू। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यू ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस इलिप्स का होता है। ठीक है, ए क्यू के प्रोपोर्शनल। ठीक है, क्योंकि दो मेजर एक्सिस है, तुम देखोगे तो इलिप्स में दो एक्सिस है, मेजर एक्सिस। एक तो एक्सिस ये होता है, ठीक है, और एक ये होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, सॉरी, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस और ये मेजर एक्सिस। ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस लेना है। ठीक है, इसका मेजर एक्सिस जो है ये इसका हाफ लेना है। ठीक है, तो टाइम जो है वो, अगर हम सर्कुलर की बात करें, अपने पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन वो हमने अभी तक किया था वो सर्कुलर में किया था, तो यहाँ से टाइम जो है, यहाँ पे जो टाइम होगा वो टाइम स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, जो कि हमने प्रूव भी किया था शायद पिछले लेक्चर में, है कि नहीं?
Yes, sir. यस तो हाँ, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a के पावर 3/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो, तो ये था केपलर का तीनों लॉ, ठीक है। तो इसमें कुछ खास है नहीं, एक फर्स्ट लॉ तो यही है। फर्स्ट लॉ तो एक स्टेटमेंट बोलता है कि बस कि जो और प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मोशन कर रहे हैं, और वहाँ पे एक फोकस पे क्या है, सन पड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का आ गया, एक एरिया वाला आ गया, ठीक है। एरिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। आपसे यही बोल देगा कि टाइम टेकन बाई ए टू बी इज ट्वाइस द टाइम टेकन बाई सी से बी। तो एरिया में क्या रिलेशन होगा, या एरिया के बारे में बोल देगा कि ये एरिया इसका डबल है, तो टाइम में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछ सकती है, तो ये ध्यान रखना। और तीसरा लॉ, इसमें तो हमने ऑलरेडी एक दो क्वेश्चन किए हुए हैं, वो टाइम पीरियड के, और आगे भी आएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ट्राई करो। जी, कर रहे हो? Yes, Yes. sir. यस B option है डी देख लेता Yes, हूँ। sir. B, sir. देखोगे तो हाँ, ये ऑर्बिटल स्पीड की बात कर रहा है। तो हमने जो ऑर्बिटल स्पीड देखा था, बी ऑर्बिटल, वो था रूट अंडर जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो दो सैटेलाइट है ए बी, गो अराउंड द प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट हैविंग रेडियस इतना है इतना, ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये रेडियस जो है वो डिस्टेंस है, वो ऑर्बिट से डिस्टेंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बी ऑर्बिटल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का, ठीक है। तो पहले केस में बोला ए से बी हैविंग ऑर्बिट 4r and r respectively if the speed at a is 3v then स्पीड ऑफ बी, ठीक है। दो प्लानिट है, अलग अलग प्लानिट। एक प्लानिट का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो है 4r r, और दूसरे का है 4r, ठीक है। तो अगर हम ए की बात करें तो ए का 4r है, तो वेलोसिटी ए का जो हो जाएगा, ठीक है, ए का रूट अंडर जी मास ऑफ प्लानिट अपॉन 4r, ठीक है। और बी की अगर हम बात करें तो जी m/r, और भी ए का वैल्यू हमें दे दिया है कि 3v है, ठीक है, 3v है, यानी इसका जो वैल्यू है वो 3v है, तो हमें इसका वैल्यू vv चाहिए। तो कुछ नहीं करो, तुम ये va के जगह 3v पुट कर दो और डिवाइड कर दो, ठीक है। इस दोनों को डिवाइड करोगे तो 3v/b, vv इज इक्वल टू, देखो डिवाइड करोगे तो ये कुछ कैंसिल हो जाएंगे, gm कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएंगे रूट अंडर 4r/r, यही आएगा ना, या नीचे 4r आएगा, नीचे 4r आएगा, ठीक है, ठीक है। तो 6 आ रहे हैं यार, तो बीवी तो 6 आ जाएगा ना। हेलो, हाँ जी। सर हमारा तो 4 ही आ रहा था। नहीं, ये रूट के अंदर होता है ना ये पूरा बी ऑर्बिटल। सर इसको वो रिलेशन से नहीं कर सकते, मतलब v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। नहीं 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 नहीं, वो अलग ही है, वो केप्लर्स लॉ के लिए, ठीक है। वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का। यहाँ पे दो अलग अलग सैटेलाइट है, ठीक है, दो अलग अलग सैटेलाइट है, दोनों का रेडियस जो है वो अलग अलग है, ठीक है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। दो सैटेलाइट जिसका कि एक का ऑर्बिटल रेडियस है 4r, ठीक है, यानी इस सेंटर से 4r डिस्टेंस पे है, ठीक है। और एक जो है वो r पे है, एक 4r पे है, एक r पे है, ठीक है। तो दोनों का स्पीड, तो ये यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये क्वेश्चन आपका वहां से है, ठीक है, वहां का क्वेश्चन लग रहा है वो, ये
ठीक है। दो प्लैनेट है ए बी हैविंग मास m1 m2 मूव अराउंड द सन in the radius r1 and r2 is radii respectively. If angular momentum of A is L and that of angular momentum B is 3m, ठीक है, the ratio of time period, ठीक है, T है बाई टी भी। तो देखो हमें तो पहले निकालना होगा कि टाइम पीरियड को एज ए एंगुलर मोमेंटम। तो टाइम पीरियड जो होता है ना, अगर टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये होता है 2πr/v, ठीक है, v ऑर्बिटल ही आएगा ये, ठीक है। तो तुम यहाँ से लिख सकते हो कि t इक्वल टू, तुम यहाँ से कुछ हमें मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के टर्म में चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr होता है, ठीक है। तो यहाँ पे vr, ठीक है, हम टाइम पीरियड को एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें तो v को लिख सकते हैं, लेकिन mvr चाहिए ना। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। तो k इज इक्वल टू 2πr/v, ठीक है। हम अगर इसको एंगुलर मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें, ठीक है, तो m इंटू वी, यहाँ से अगर हम देखा जाए तो k इज इक्वल टू 2πmvr अपॉन mv², ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा k इक्वल टू, यहाँ से तो लीनियर मोमेंटम भी आ जाएगा, ठीक है, k इक्वल टू 2πl अपॉन mv², ठीक है। और अगर हम v को ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट अंडर gm/r लिख दें रेडियस, ठीक है, तो v² का वैल्यू आ जाएगा gm/r, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2πl अपॉन m, v² के जगह v² जो आ जाएगा gm/r, ठीक है, gm/r, ठीक है। तो मास का यहाँ पे तो स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। फिर रेडियस वगैरह यहाँ पे चेंज, रेडियस, अच्छा रेडियस ऑफ ऑर्बिट r1 r2 है ना, r1 r2 के टर्म में भी बतला सकते हैं। ये क्वेश्चन ये कुछ नहीं, अगर मैं बात करूँ ना इसका, एक मिनट, मुझे या तो m के टर्म में चाहिए या तो r के टर्म में चाहिए, है ना। तो क्योंकि हमें एक से नहीं सोचना पड़ेगा, दोनों से सोचना पड़ेगा कि m के टर्म में निकाले या r के टर्म में, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड को अगर मैं लिखूं डायरेक्टली पुट a के पावर 3/2 यानी रेडियस के पावर 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और रेडियस को अगर हम मास वगैरह के टर्म में लिखें तो mvr, ये एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो mvr, r को हम ऐसे लिखते हैं L/mv, लेकिन फिर v कहाँ से आएगा, r को हम L/mv, चलो इसको करते हैं, थोड़ा भी क्लिक नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा यार, एक मिनट। mvr, क्योंकि हमें ना दोनों वैल्यू में पता करना है कि हमें किस वैल्यू में चाहिए, r1 के टर्म में चाहिए या मास के टर्म में, ठीक है। तो अगर हम देखो मास यहाँ से तो वेलोसिटी दो दो अननोन आ रहे हैं। अजय किसी को क्लिक किया कुछ, टाइम पीरियड की बात करें ना, हाँ, r के पावर 3/2। तो देखो r के टर्म में तो देखो ऑर्बिटल रेडियस r1 और r2, तो r1 r के टर्म में तो नहीं आएगा, अगर r के टर्म में निकालना तो TA/TB जो आएगा वो RA/RB के पावर 3/2 आएगा, है कि नहीं। तो r के टर्म में तो नहीं आएगा, A/B, A का है 1 और B का है r2, रेडियस ऑफ r1 r2, रेडियस A का जो है वो r1 है, ठीक है, रेडियस ऑफ A इज r1, ठीक है, और रेडियस ऑफ A इज B इज r2, तो नहीं, तो ये
टाइम पीरियड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, तो ए का जो रेडियस है वो r1, तो r1 r2, तो r1 बाई r2 के पावर 3/2, ये तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब मास के टर्म में अगर हम करना चाहें, ठीक है, मास के टर्म में करना चाहें तो हमें यहाँ पे रेडियस को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो रेडियस एम बी आर इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ से रेडियस को हम लिख सकते हैं एल बाई एम बी, ठीक है। यहाँ में 2 पाई आर अपॉन, तो v एम बी इंटू एम बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 पाई एम बी इंटू आर अपॉन एम इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये बी स्क्वायर आके दिक्कत कर रहा। सर क्या बोल रहे हो? सर टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई r/v होती है ना, तो वहां से तो हम एम बी आर से सर वो निकाल सकते हैं ना आर की वैल्यू, मतलब v नहीं, को आपने लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन भी, ये तो हो गई। सर। एम से v की वैल्यू निकाल लेंगे सर। क्या चीज एल से? एल इक्वल एम टू बी, सर एम/r होता है ना, हाँ, तो यहाँ से एल v की अपॉन एम वैल्यू आ बी। जाएगी। नहीं तो फिर हमें एम के टर्म में आएगी क्या ये? फिर तुमने सर बोला एल ये, तो भी का वैल्यू ये देखो 2 पाई अपॉन भी के जगह एल बाई एम बी इंटू आर, ठीक है। फिर आर भी तो आ गया ना, सर रेडियस तो दिया हुआ ना उन्होंने, r1 एंड r2। लेकिन ऑप्शन उस तरह से नहीं दिया हुआ है ना। ऑप्शन देखो, ऐसा मैच ही नहीं करेगा कोई ऑप्शन। ऑप्शन भी देखना है ना हमें। ऑप्शन या तो एम के टर्म में, एम और एल के टर्म में चाहिए, ठीक है, जहां से ये आएगा एम और एल के टर्म में चाहिए, और एक आर के टर्म में। तो आर के टर्म में तो ये होगा फॉर्मूला कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो टी ए बाई टी बी जो हो जाएगा वो r1/r2 के पावर 3/2, लेकिन यहाँ पे r2/r1 के पावर 3/2 है, ये तो गलत हो गया है कि नहीं। तो अब हमें दो चीज के टर्म में लिखना है, एक तो एम के टर्म में और दूसरा एल के टर्म में, एम और एल के टर्म में, ठीक है। तो k इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन भी, तो हम यहाँ से एल बाई भी, लेकिन यहाँ से भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ से भी एलिमिनेट नहीं हो रहा है, सॉरी। तो एम आर, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा, भी इक्वल टू एल यस बाई सर। एम आर, ठीक है। तो फिर यहाँ से भी इक्वल टू एल बाई एम आर, तो एल तुम रखोगे तो एल बाई एम आर आएगा ना, तो यस सर, टू अब पाई, हो जाएगा। एक मिनट में देख, 2 पाई आर अपॉन एल बाई एम आर, तो फिर आर तो एलिमिनेट नहीं होगा ना, 2 पाई, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, और एक एम आ जाएगा, और एक एल नीचे आ जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम आर स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। तो एम, फिर एम आ गया यहाँ पे, आर भी आ गया। मैं देख लेता हूँ इसको, चलो आगे करते हैं पहले, ठीक है, लास्ट में उसको कर लेंगे। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है। ये बोला है कि assume the earth to be a sphere of uniform mass density, a body weight 300 newton on the surface of earth, how much it would weight at r/4 depth अंडर सरफेस ऑफ। देखो, तो वेट क्या होता है, अगर सरफेस पे बात करें तो सरफेस का जो वेट होगा, वेट जो होगा वो मास इंटू जी एच सरफेस होगा, ठीक है। तो वेट एच सरफेस जो होगा वो इतना होगा, और वेट का जो सरफेस का जो वेट बोला है वो बोला है 300 न्यूटन, ठीक है। तो हमें वेट निकालना है इसका कितने पे, r/4 डेप्थ नीचे, ठीक है। तो हमें r/4 डेप्थ नीचे हमें जी चाहिए, ठीक है। तो जी एच डेप्थ जो होगा वो होता है जी एच सरफेस 1 - d/r, ठीक है।
तो डेप्थ पे निकालोगे जी, तो जी एक्स सरफेस 1 माइनस जी का वैल्यू r/4 अपॉन r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4, तो ये हो जाएगा जी एक्स सरफेस 1 माइनस 1/4। तो डेप्थ पे जो आ जाएगा ना वो 3g सरफेस बाई 4 आ जाएगा। तो डेप्थ पे वेट निकालोगे ना तो वो मास इंटू जी 3g इतना आ जाएगा। और इसको अगर हम x ले लें तो x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो आप इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। ठीक है, इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करो तो देखो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, जी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 300/x इज इक्वल टू, ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो 300/x इज इक्वल टू मास से मास कैंसिल, जी से जी कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा 4/3। तो जो x का वैल्यू आ जाएगा ना अपने पास वो आ जाएगा 3/4 इंटू 300। ठीक है, तो 900/4, तो ये 220 ये आ जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, चलो। देखो प्रोजेक्ट करना है वैल्यू से मास m फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इंफिनिटी, तो कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो देखो किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए हमें जो वेलोसिटी चाहिए, अच्छा एस्केप वेलोसिटी को हम अगर एस्केप वेलोसिटी इतना वेलोसिटी दे दे तो वो इंफिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो हमें कम से कम इतना वेलोसिटी चाहिए जी मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, वो m अपॉन सॉरी √2gm/r, ठीक है, इतना वेलोसिटी अगर हम दे दें, ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो इतना वेलोसिटी दे दे तो वो एस्केप कर जाएगा। तो इतना वेलोसिटी दे दे तो काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv², इतना काइनेटिक एनर्जी देना होगा और वेलोसिटी इतना, तो हाफ m और इसका स्क्वायर करोगे तो 2gme/re। ठीक है, तो इतना हमें वेलोसिटी चाहिए। अब थोड़ा सा ये देखो, ये मास किसका है, ये मास जो है वो सैटेलाइट का मास है, जो बॉडी सॉरी जो बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका मास है, और ये जो मास है मास ऑफ अर्थ है। ठीक है, ये जो मास है मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, तो हमें इतना वेलोसिटी चाहिए, इतना काइनेटिक एनर्जी चाहिए, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी देखो ये जी के टर्म में दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे जी को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपने देखा था कि सरफेस पे जो जी होती है वो होती है gm/re का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ऊपर एक re से और नीचे re से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा हाफ मास ऑफ बॉडी इंटू 2 टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, और ये कुछ और नहीं, ये जी हो जाएगा। ठीक है, ये जी हो जाएगा, तो ये बन जाएगी, और हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है देखो शायद। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, तो ये मास बचा, और ये तो पहला जी हो गया और इंटू आर। ठीक है, यस सर। समझे। या तुम एक ऐसा भी कर सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी है ना उसको जी के टर्म में भी याद रख सकते हो। तुम यहाँ पे देखो, अगर हमने एस्केप वेलोसिटी को ये लिखा तो वी एस्केप को थोड़ा सा अरेंज करें तो 2g मास ऑफ अर्थ, ठीक है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ से ऊपर नीचे कर दे डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये टर्म जो है वो जी बन जाएगा, यही जो होता है वो जी होता है gm सरफेस पे। ठीक है,
तो बी एस्केप जो हो जाएगा वो रूट टाइम 2g रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसको याद रखोगे ना, तो आप इसको जब याद रखोगे तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला जान सकते हो कि हमें काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए एस्केप करने के लिए, ठीक है। तो एस्केप करने के लिए वेलोसिटी इतना चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। तो बी एस्केप के स्क्वायर करोगे तो 2g तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो mg ठीक है। हाँ जी, सर चलो आगे करो ये। सर 100 न्यूटन आएगा आंसर। 100 न्यूटन 90 केजी था ना? 100 न्यूटन है, हो सकता है, देख लेता हूँ। और किसी का है? हाँ जी, और किसी का है? देखो, 90 केजी का बॉडी है, प्लेस्ड एट 2r डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल पुल। तो ग्रेविटेशनल पुल यानी वही वेट पूछा है, तो वेट जो हो जाएगा वो मास इंटू जी एट 2r, जो भी 2r पे जी होगी ना वो। तो 2r डिस्टेंस, देखो 2r बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो हमने जी का वैल्यू लिखा था, जी एट हाइट, वो आया था जी एट सरफेस वाई 1 + h/, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हम आर ले लें, तो ये जो डिस्टेंस है वो 2r है। तो जी एट हाइट हो जाएगा जी एट सरफेस, जिसका कि वैल्यू हमें पता है 10, यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
और तो 1 + h का वैल्यू 2r बाई आर का स्क्वायर, तो देखो ये 1 + 2 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, यानी उस वहां पे जो g का वैल्यू होगा जो सरफेस का 1/9 टाइम होगा, ठीक है, तो 9। तो हाँ, वेट की बात करें तो वेट हो जाएगा मास, मास 90 है, और जी जो हो जाएगा सरफेस का g/9, ठीक है, तो 90 इंटू सरफेस का 10/9, तो ये न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ओके। दिख रहा है ना क्वेश्चन ये? Yes, sir. आया है किसी का? देखो स्केप वेलोसिटी है, कंपेयर कर ले लोगे आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्केप वेलोसिटी जो होती है किसी भी प्लैनेट की, तो वो जी 2 टाइम्स जी मास ऑफ प्लैनेट अपन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है अजय? Yes, sir. तो वहां से आप कंपेयर कर लेना, मून का मास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लैनेट पे जो इसके वेलोसिटी है वो इतना है, तो मून का इसके वेलोसिटी आया किसी का? कर रहे हैं सर। कर लो। मास ऑफ मून इज इतना टाइम्स द मास ऑफ प्लैनेट, ठीक है, तो मास ऑफ मून जो है, अगर मास ऑफ प्लैनेट को mp ले ले और रेडियस ऑफ, देखो रेडियस में जो टाइम है वही डायमीटर का ही आएगा, ठीक है, तो रेडियस अगर प्लैनेट का p ले ले, तो मून की अगर हम बात करें, तो अगर हम प्लैनेट की यहाँ पे ले ले प्लैनेट, ठीक है, मास है, हम रेडियस, तो मून की अगर हम बात करें तो मून का मास जो हो जाएगा वो m/144, और इसका जो रेडियस होगा r/16, ठीक है। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लेना। Radius 1/8 होगा। नहीं, टाइम्स में उतना ही हो जाएगा, जितना गुना ज्यादा रहेगा ना वो रेडियस में भी उतना ही रहेगा, ठीक है। डायमीटर बताया sir। हाँ कोई बात नहीं, ये मल्टीपल है ना कि कितने के मल्टीपल से बढ़ा, ठीक है। अगर ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि एक डायमीटर, यहाँ इसका डायमीटर आर है और दूसरा रेडियस आर है, ठीक है, और एक का रेडियस 2r है, तो डायमीटर में भी तो वही रिलेशन आएगा ना, एक का डायमीटर दो Yes, डी तो दूसरे का 2d, ठीक है, yes, sir. ठीक है, तो ये इतना ही आएगी, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हो, यहाँ पे दोनों के लिए ना कोई डिवाइड करोगे और कॉमन वगैरह लेके कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगी, ठीक है। Yes, sir. फिर यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन है स्केप वेलोसिटी का, उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। स्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, बॉडी फ्रॉम अर्थ इतना है, द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ आर ले ले और मास ऑफ अर्थ एम ले ले, ठीक है, तो अगर अर्थ की बात करें तो मास अर्थ का एम ले ले और रेडियस आर ले ले, तो उस प्लैनेट का जो मास हो जाएगा, मास बोला है 1/6, ठीक है, तो m/6 और रेडियस 1/3, ठीक है, तो r/3, ठीक है। Yes, sir. फिर कंपेयर कर लोगे तो वही चीज है, तो ये सब 24 का क्वेश्चन ही आया हुआ है, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो टाइम पीरियड क्या है, ये बता दो, ये तो इजी है। और 50 days है। कितना? 50 50 आ days। रहा है? यस सर। अगर हम बात करें, देखो प्लानिट एक, देखो ये टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और हमें पता है टाइम जो होता है वो रेडियस का 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहले केस में 200 दे दिया, जब रेडियस मान लो आर 3/r था। तो इफ द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज रिड्यूस टू 1/4, यानी रेडियस को r/4 कर दिया गया, ठीक है, r से r/4, तो टाइम जो लगेगा वो होगा r/4 के पावर 3/2। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो 200/t डिवाइड कर दोगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा 1/4 के पावर 3/2। 3/2 यानी रूट लेना पड़ेगा, रूट लोगे पहले तो 1/2 मतलब रूट होता है, तो रूट लोगे तो 1/2 बचेगा क्यूब, ठीक है, तो 200/t और 1/2 का क्यूब 1/8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ हमने गलत किया क्या? 200/t, अच्छा, ये तो ऊपर चला जाएगा ना फोर, और तो ऊपर चला जाएगा ना अजय, बोलो। ये मान लो 4 से ये 125 डे होगा क्या? यस हाँ, सर। ठीक है, तो ये, चलो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी, ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू and mass remain constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth would be, ठीक है। तो acceleration due to gravity on the surface of earth is g if the diameter of earth reduced to half, ठीक है, and mass remain constant, then acceleration due to gravity on the surface of earth will be, कितना हो जाएगा जल्दी से बतला दो। सर 2 टाइम्स जी होगी। 2 टाइम्स जी, हाफ किया गया ना, acceleration due to gravity on the surface of earth is g, तो acceleration due to gravity अगर हम बात, एक मिनट, तो जी सरफेस पे जो होती है वो जी मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, तो इसका वैल्यू जी सरफेस पे है, ठीक है, तो जी m/r² अब क्या किया गया, डायमीटर को हाफ किया, तो डायमीटर हाफ करोगे तो रेडियस भी हाफ होगा, ठीक है, तो हाफ होगा तो 4 टाइम हो जाएगा ना यार। तो अब मान लो ये रेडियस r/4 कर दिए, तो जी जो, जी डैश जो हो जाएगा वो जी मास ऑफ अर्थ r/4 का स्क्वायर, 4 किया गया होगा, हाफ किया गया ना, ठीक है, तो देखोगे तो जी डैश जो आ जाएगा वो जी m/r²
आर ए स्क्वायर और ये 1/4 होएगा, ठीक है। तो 4 ऊपर, तो ये 4 टाइम जी हो जाएगा ना। हाँ जी, यस सर। चिराग, सुनेहा, ठीक है। चलो, तो ग्रेविटेशन में देखो ये सब ना या तो 24 के हैं या तो 22 के 23 के क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, तो इसलिए हमने 2 से 3 क्लास ले लिया ग्रेविटेशन में, कि हो सकता है कि अगर मान लो 2 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा कि आप दोनों सॉल्व कर लोगे, यही 3 दिन क्लास करके दोनों सॉल्व कर सकते हो। या कभी हो सकता है कि एक तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो ही जाएगा ग्रेविटेशन से, अगर 2 आया तो, ठीक है। और दोनों भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कर लोगे तो, ठीक है। तो देखो, हमने एक और बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने रेडियस के टर्म में लिया था, ठीक है। और डेंसिटी के टर्म में भी हम देख सकते हैं, ठीक है। ए बी दो प्लैनेट है, ए और बी, एक का रेडियस आर, दूसरे का रेडियस 1.5 आर यानी 3/2 आर होगा। एक का डेंसिटी रो और दूसरे का डेंसिटी रो/2, ठीक है। तो 2 प्लैनेट थे अपने पास, दोनों के ये दिया हुआ। तो हमें जी का वैल्यू निकालना है दोनों के केस में। तो जी हम देखते हैं रूट अंडर जी मास अपॉन आर, ठीक है। मास प्लैनेट का, रेडियस आर का, ठीक है। तो अगर हम जी को डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो मास को हम लिख सकते हैं। देखो, डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू रो इंटू भी, ठीक है। तो जी जो आ जाएगा, और भी को हम लिख सकते हैं 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो जी जी मास को हम रो और भी को 4/3 πr क्यूब अपॉन आर, ठीक है। तो एक आर से, सॉरी यार, जी में तो ये होता ही नहीं है ना, GM/r² होता है ना जी, बोलो। यस सर। जी रो और भी 4/3 πr क्यूब, ठीक है। तो R², क्यू कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा आर, और कुछ तो कैंसिल नहीं होता, तो जी जो हो गई कैपिटल जी रो, ठीक है, 4/3 पाई, एक आर बचा। तो यहाँ से देखो जी 4/3 पाई कांस्टेंट है, तो जी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई, या मैं ऐसे लिख दूँ जी 4/3, ठीक है। जी 4/3 पाई इंटू जी इंटू रो इंटू आर, तो जी जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई किसके, रो और आर के, ठीक है। तो अगर तुम ए के लिए लिखना चाहो जी, ठीक है, तो ए के लिए जी ए इज इक्वल टू रो इंटू आर, ठीक है। हम अगर कांस्टेंट 1 ही ले ले तो जी इक्वल टू रो इंटू आर, ए का आर और डेंसिटी रो। जी बी के लिए लिखना चाहो तो आर इसका 3/2 आर और डेंसिटी रो/2, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा रो इंटू आर अपॉन 3 और 4, ठीक है। तो दोनों का रेशियो लोगे ना GA/GB, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 4:3 आ जाएगा, है कि नहीं। रो आर तो कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ जी, जीबी और ए का पूछा है ना सर, B to A। B2A, अच्छा B2A तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस सर। समझ गए ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये सब कर लेना आप, ठीक है। सैटेलाइट इज मूविंग राउंड द अर्थ सरफेस, एक। तो देखो, 2 सैटेलाइट है ए बी, मूव राउंड द अर्थ इन द सेम ऑर्बिट, ठीक है। द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, ठीक है। दोनों सैटेलाइट का मास दिया हुआ है, तो विच क्वांटिटी विल सेम फॉर द 2 सैटेलाइट। तो देखो, स्पीड जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, वो सिर्फ मास प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, ठीक है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है या एस्केप वेलोसिटी, ये सब जिसको हम एस्केप कराना चाहते हैं या जिसको हम रिवॉल्व कराना चाहते हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करती, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन एनर्जी जो है वो सैटेलाइट के मास पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप एनर्जी का देख लेना, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, टोटल एनर्जी, वहाँ पे दोनों मास आता है, स्मॉल m, और मास ऑफ प्लैनेट भी आता है कि नहीं। यस सर। ठीक है। लेकिन ऑर्बिटल स्पीड हो गया, एस्केप वेलोसिटी हो गया, ये सब जिस चीज को हम वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो सिर्फ मास ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ प्लैनेट पे डिपेंड करती है, ठीक है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनर्जी कंजर्वेशन का, ठीक है, आपको एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी आपको कंजर्व करना पड़ेगा, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। ये इसके वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत देख लिया। इसके वेलोसिटी यहाँ पे भी वही है। सर इसकी पीपीटी में क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं। नहीं बेटा, आंसर नहीं है, ये PYQ है, आप सर्च भी मार सकते हो। देखो यहाँ से अगर हमने एक तो निकाल लिया कि जो है वो r⁻3/2, ठीक है, तो यहाँ से तो ये दोनों गलत हो गए। अगर यहाँ r1/r2⁻3/2 रहता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है और ये तो गलत ही है। तो हम यहाँ से देखो ऐसे लिख सकते हैं m1v1 r1 इज इक्वल टू L1 और m2v2 r2 इज इक्वल टू L2, ठीक है। तो अगर हम पहला का अगर ए का, ठीक है, ये हम ए के लिए अगर लिखे तो ए का जो एंगुलर मोमेंटम है वो L है, ठीक है, और बी का जो एंगुलर मोमेंटम है वो 3L है, ठीक है, 3L है। तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या, टाइम पीरियड निकालने के लिए ना तुम्हें अगर हम T1/T2 TA/T2 की अगर बात करें तो हम ऐसा कर सकते हैं, ए का जो रेडियस r1/r2 का पावर 3/2 कैलकुलेट कर ले तो वही टाइम पीरियड का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से r1 इसको डिवाइड कर दोगे ना, आप इसको थोड़ा सा या ऐसे लिख लो कि r1 इज इक्वल टू L/, फिर यहाँ पे भी का भी थोड़ा सा ये हो गया ना, L/m1v1 और ये r2 इज इक्वल टू 3L/m2 × v2, ठीक है। मास, अच्छा v1 v2 तो दिया हुआ है नहीं ना, और हमने एक और पढ़ा है कि भी जो होती है, ठीक है, भी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, तो v1 को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू r1, तो वो कैंसिल ही हो जाएगी। इसको v1/v2 अगर हम निकाल लें यहाँ से, तो v1/v2 निकालने से कुछ होगा क्या, v1/v2 अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो इस दोनों को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो m1v1 r1/m2v2 r2 इज इक्वल टू 1/3, तो v1/v2 जो आ जाएगी 1/3 ये m2 r2/m1 r1, ठीक है, और v1/v2 का कुछ वैल्यू दिया हुआ है क्या, और हम ऐसा लिख सकते हैं v ऑर्बिटल जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r रूट r, तो हम v1/v2 को लिख सकते हैं r2/r1 के पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/3 m1 m2/m1 r2/r1, ठीक है, स्मॉल r ही लेना इधर भी, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से तुम सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर भेजोगे तो 1/3 m2/m1 ये तो आ जाएगा, ठीक है, और ये r2/r1 के पावर 1/2, और इसको तुम भेजोगे ना, r2 इधर आएगा, क्या? तुम नीचे तो r2 r1 के पावर -1 आ जाएगा, ऊपर आएगा तो इधर, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 m2/m1, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 माइनस हाफ, तो 1/2 माइनस हाफ -1/2, लेकिन हमें 3/2 चाहिए पावर, ठीक है, और r1/r2 के पावर चाहिए। हाँ जी, ऐसे सॉल्व हो जाएगा आप लोग से।
सॉल्व कर लोगे Yes, कि यहाँ sir. से? ठीक है, यहाँ Yes, से आप sir, कर सॉल्व लेंगे। जाइए। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ये किया ना, इस इक्वेशन, ये जो रिलेशन आया, ठीक है, यहाँ से तुम देखो v1 बाई v2 को, v को हम लिख सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस का रूट। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे v ऑर्बिटल होता है रूट अंडर वहाँ पर gm बाई आर। ठीक है, रूट अंडर gm बाई आर होता है। ठीक है, तो हम v को 1/√r लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को, तो v1 बाई v2 के जगह हम लिख सकते हैं r2 बाई r1 के पावर 1/2। ठीक है, क्योंकि ये रूट के अंदर था, इन्वर्सली था, इसलिए r2 पर चला गया, ये नीचे 1/3 m2 बाई m1। ये r2 बाई r1, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दोगे। ठीक है, इसको, ये r2 बाई r1 ही आया है ना, r2 बाई r1, तो r2 बाई r1 के पावर 1। ठीक है, तो इसको तुम इधर भेजोगे ना, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली हो जाएगा r2 बाई r1 के पावर हाफ -1 यानी -हाफ इज इक्वल टू 1/3 m2 बाई m1। ठीक है, तो इसको तुम अगर सॉल्व करना चाहोगे ना, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या आया, आ गया यहाँ से जो, इसको अगर देखो ये पावर 1/2 हटाना चाहोगे तो r1 बाई r2 के पावर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी r1 बाई r2 के पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/3 m2 बाई m1, 1/3 m2 बाई m1, और हमें चाहिए r1 बाई r2 के पावर 3/2, यानी इसका क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो r1 बाई r2 के पावर 3/2, तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा 1/3 m2 बाई m1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/27, और m2 बाई m1 के पावर 1/27 ही तो आ रहा, m2 बाई m1 के पावर r1 बाई r2 m2 बाई m1। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये टफ माना जाएगा थोड़ा। ओके, हाँ जी, ठीक है। यस सर। तो देखो, तो आप लोग करो, अगले क्लास में मॉडर्न फिजिक्स का आप लोग रिवीजन करके आओगे। ठीक है, हम मॉडर्न फिजिक्स का पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में थ्योरी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि हमने मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करवाया है। ठीक है, जितना भी हुआ है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक हो गया, फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया। ठीक है, 3 टॉपिक है उसमें, मैटर वेव जिसमें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाते हैं, फिर हो गए एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर हो जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, 3 टॉपिक है मेजर, इसमें यही यही तीनों से क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रहेगा, क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप इसको जो है रिवीजन करके आना कल। ठीक है, पूरे को एक बार अच्छे से देख लेना, फार्मूला वगैरह, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स लगभग जो है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह भी, जो फोटो इलेक्ट्रिक होता है, ये सब भी केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स एक आ जाता है, जो कि अलग हो जाता है थोड़ा इसमें। ठीक है, तो कर लेना, अगले क्लास में हम मॉडर्न फिजिक्स का पीवाईक्यू कर लेंगे थोड़ा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट के 3 दिन वेडनेसडे को तो टेस्ट होगा, तो उसका टेस्ट डिस्कशन होगा, और उसके बाद लास्ट के 3 दिन आपके फार्मूला रिवीजन होंगे। ठीक है, फार्मूला रिवीजन का टाइमिंग आप लोग को ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, लास्ट का 3 दिन जो होगा इस वीक का। ठीक है, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 3 दिन जो होंगे, आपके जो क्लास का टाइमिंग डिसाइड किया गया है, वो 10 से 12 फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। ठीक है, सुबह में 10 से 12। ठीक है, 2 से 4 केमिस्ट्री का, और फिर मैथ का 6 से 8 रात में। ठीक है, तो 3 शिफ्ट में 2-2 घंटे का फार्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन होगा। ठीक है, जहाँ पे ये 3 दिन में पूरा 11th और 12th कवर करवाया जाएगा, है ना।
ओके सर कल पीवाईक्यू में थोड़े से लॉजिक गेट के क्वेश्चन ले लेना सर, उनमें सर दिक्कत आती है क्वेश्चन में, किसके? लॉजिक गेट के सर क्वेश्चन। अच्छा लॉजिक गेट, क्या लॉजिक गेट तो हमने अच्छे से करवाया था और पीवाईक्यू भी करवाया था। ठीक है ले लूंगा उसको भी। ठीक है क्योंकि लॉजिक गेट से ले लूंगा मैं जो। ठीक है पीवाईक्यू ले लूंगा। ठीक है ओके क्लियर है। चलो ठीक है तो बाय एवरीवन। बाय सर, थैंक यू। बाय 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 सर। बाय।